गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, या हम कहेंगे पाचन की क्रियाविधि की आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हमने भोजन का अंतःग्रहण पढ़ा था, इंजेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद में जैसे ही भोजन को ग्रहण किया जाता है तो सेकंड जो स्टेप आता है वो होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। फिर हमने पढ़ा आमाशय में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। और आज अपना टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है ग्रहणी में पाचन। अब यहाँ पर भी पाचन की प्रक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रहणी के अंदर दो ऑर्गन से आकर पदार्थ मिलते हैं। एक तो हमारी जो ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिससे अग्नाशय रस आकर मिलता है, और दूसरी जो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो पित्त रस होता है, पित्ताशय में स्टोरेज होता है, वह पित्त रस भी आकर यहाँ ग्रहणी के अंदर मिलता है। तो हम कहेंगे कि ग्रहणी के अंदर सबसे पहले जो भोजन था किसके रूप में था, हमने पढ़ा बोलस के रूप में था। मुख गुहिका के अंदर भोजन का पाचन हुआ। मुख गुहिका में भोजन के पाचन के बाद में जो लुगदी बनती है वो बोलस होती है। बोलस से भोजन हम कहेंगे आमाशय के अंदर आता है, तो वह कायम कहलाता है। अब जो कायम आया है उस भोजन के साथ में हम कहेंगे अग्नाशय रस आकर मिलता है, और पित्ताशय से जो पित्त रस आता है, पित्त रस मिलता है। हमने पढ़ा था कि पित्त रस के अंदर पित्त अम्ल पाए जाते हैं, बाइल अम्ल होते हैं, बाइल वर्णक पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कार्बनिक लवण जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और हम कहेंगे कार्बनिक लवण और अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, जबकि कार्बनिक लवणों के अंदर हमने पढ़ा था सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जो पढ़े थे। तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट जो होते हैं वे वसा का पायसीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं, यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो पित्त रस का प्रमुख कार्य जो होता है, मुख्य कार्य जो होता है, वो होता है वसा का पायसीकरण करना, यानी वसा को छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में बांधना। तो हमने पढ़ा था कि जो पित्त लवण पाए जाते हैं, पित्त लवण एंड जो अपन कहेंगे मुख्य रूप से लेसिथिन, ये जो दो चीज होते हैं, ये एक प्रश्न पूछा जाता कि वसा का पायसीकरण क्या है, या हमने ये भी पढ़ा कि वसा का पायसीकरण करता है, वसा के पृष्ठ तनाव को भी कम करता है। तो वो कैसे होते हैं? हम कहेंगे पित्त लवण तथा लेसिथिन के दो सिरे होते हैं, है ना। एक सिरा इनका जो होता है वो ध्रुवीय सिरा होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो होता है अध्रुवीय सिरा। अध्रुवीय सिरा तो हम कहेंगे जैसे ही जो फेट होती है, तो फेट या ये जो वसा है, अब इसमें क्या होगा, हम कहेंगे कि इनका एक सिरा तो रह जाता है जल की ओर, ध्रुवीय या ध्रुवीय, या अपन कैसे जल रागी जल विरागी। तो जो जल रागी सिरा होता है वो तो हो जाता है जल की ओर,
जलविरागी जो शिरा होता है वो हो जाता है किधर, हम कहेंगे वसा की ओर। तो इस प्रकार हम कहेंगे ये चीज क्या है, ये पित्त लवण है और लेसिथिन है। पित्त लवण व लेसिन। पित्त लवण में हमने पढ़ा था कि कार्बनिक लवण जो होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं, तो वे जो है वे क्या करेंगे, इस प्रकार हम कहेंगे वसा की गोलिकाओं के साथ में इस प्रकार संरचना बना लेते हैं। और ये जो संरचना है वो मिसेल कहलाती है। क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो कि साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें वो अपन कहेंगे जैसे मैल उतारते हैं, कपड़ों पर लगा हुआ मैल साबुन के द्वारा उतारा जाता है, तो वहाँ पर भी हम कहेंगे इस प्रकार मिसेल के अणु बन जाते हैं, जिसके कारण हम कहेंगे मैल उतारने की प्रक्रिया होती है, कपड़े धोने की प्रक्रिया। तो वैसे के वैसे यहाँ पे भी वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाती हैं। कौन बनाता है, पित्त लवण व लेसिथिन, जिसके कारण वसा है वो छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसको कहा जाता है वसा का पायसीकरण। तो पित्त रस का मुख्य कार्य ये होता है कि वह वसा का पायसीकरण करता है। अब ये तो हो गए पित्ताशय से आने वाला जो पित्त रस होता है उसका कार्य। अब हम पढ़ेंगे कि अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस आता है उस अग्नाशयी रस के क्या कार्य हैं। तो हम कहेंगे कि अग्नाशयी रस के अंदर बहुत अपन मतलब अग्नाशयी रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, कुछ सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो हम कहेंगे इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन कहेंगे ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज या पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। ये एंजाइम है जो कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों हैं वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर रहते हैं। तीनों हैं वो किस अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था के अंदर होते हैं। कल जैसे हमने पढ़ा था, जैसे प्रोरेनिन पढ़ा था, पेप्सिनोजन, जैसे पेप्सिनोजन लगा निष्क्रिय अवस्था में, प्रोरेनिन प्रो लगा निष्क्रिय अवस्था में। वैसे के वैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, दोनों जन लग रहा है, ये भी निष्क्रिय अवस्था के अंदर है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी निष्क्रिय अवस्था के अंदर है। फिर एमाइलेज, एमाइलेज देखो लार के रस के अंदर भी एमाइलेज पाया जाता है, जिसको लारीय एमाइलेज कहते हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज कहा जाता है। और फिर लाइपेज, जठरीय लाइपेज भी पढ़ा था हमने। आमाशय के अंदर भी वसा का पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, तो वहाँ पे जठरीय लाइपेज था, यहाँ पे अग्नाशयी लाइपेज। और न्यूक्लिएज, ये जो अपन कहेंगे पाचक एंजाइम जो है, ये क्या करेंगे, भोजन के जो घटक है उनके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन की। तो ट्रिप्सिनोजन जो है, ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय है, ठीक है। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये ग्रहणी की जो आंतरिक उपकला है उसके द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम
की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, सक्रिय ट्रिप्सिन बनाता है। देखिए अग्नाशी रस के अंदर होता है, निष्क्रिय अवस्था क्या है, फिर हम कहेंगे आंतरिक उपकला के द्वारा स्रावित एंटेरो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर यह सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अब हम कहेंगे यह सक्रिय ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, बदलता है। कौन, हम कहेंगे ये निष्क्रिय सक्रिय कौन, ट्रिप्सिन। ठीक है, पहले ट्रिप्सिनोजन था निष्क्रिय अवस्था में, एंटेरोकाइनेज एंजाइम ने सक्रिय बनाया। अब ये सक्रिय होकर जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है, जो दुग्ध के पाचन के लिए भी आवश्यक होता है। अब ये जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये क्या करेंगे, हम कहेंगे आगे पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किसकी, हम कहेंगे प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज, इनको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों मिलकर, जैसे प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ था, ध्यान रखना, किसमें, आमाशय के अंदर, क्या बने थे, पेप्टोन्स व प्रोटियोजेज। यहाँ और प्रोटीन जो शेष रह जाती है वो, और ये, इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये किसमें कन्वर्ट करेंगे, पॉलीपेप्टाइड, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। अब हम कहेंगे उसके बाद ये जो एंजाइम है अगला, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यह कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदलता। प्रो कार्बोक्सी, प्रो आया, इसका मतलब ये निष्क्रिय अवस्था के अंदर है, इसको हम कहेंगे सक्रिय करेगा। कौन करेगा, एक तो हम कहेंगे एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन, ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय हो गया। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, वो ट्रिप्सिन व एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल जाता है। अब यह कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करेगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड बना है उस पॉलीपेप्टाइड का पाचन करेगा। तो
पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड किसमें? अमीनो अम्ल। कौन? कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है, वो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्लों में बदल देंगे। अब देखिए, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई यदि आंतरीय रस से स्रावित होने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम को हटा दिया जाए या स्रावित नहीं हो तो पाचन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि एंटेरोकाइनेज क्या करता है, स्टार्टिंग यानी ग्रहणी के अंदर प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को स्टार्ट जो होती है, शुरू होती है, वो किसके द्वारा होती है? एंटेरोकाइनेज के द्वारा ही होती है। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा? ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय, एंटेरोकाइनेज सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलेगा। यही ट्रिप्सिन वापस जो काइमोट्रिप्सिनोजन है उसको काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। अब ये दोनों ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिलकर प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज के ऊपर क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड बन गया। फिर हमने पढ़ा कि प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी निष्क्रिय अवस्था में था, तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्सिन व एंटेरोकाइनेज एंजाइम, इसको सक्रिय करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर। अब ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो सक्रिय हुआ, अब ये इस पॉलीपेप्टाइड के ऊपर क्रिया करेगा और पॉलीपेप्टाइड के ऊपर क्रिया करके उसको अमीनो अम्लों में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा ये आ गया क्या? पार्ट के स्टार्ट के अंदर मैंने ये कहा था कि जब प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन एक जटिल अवयव होता है, भोजन का घटक है, लेकिन वह जटिल अवयव होता है क्योंकि वह एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। प्रोटीन के बारे में 11th के अंदर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार है, मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। वैसे प्रोटीन के अंदर भी असंयुक्त प्रोटीन क्या है, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, सरल प्रोटीन क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं 11th के अंदर। तो हमने पढ़ा था कि जब प्रोटीन का पाचन होता है, अंतिम उत्पाद जो बनेगा, जो अवशोषण योग्य उत्पाद बनेगा, वो होगा एमिनो एसिड। यह यहाँ पर एमिनो अम्लों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये तो जो हुआ है वो प्रोटीन का पाचन हुआ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र या आहार नाल का चित्र बनाइए तथा प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है समझिए। केवल प्रोटीन का पूछा जाता है तो उसमें आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट का नहीं लिखना होता है। प्रोटीन का कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन का पाचन हुआ, और हमने आमाशय के अंदर भी पढ़ा, वहाँ पे भी आंशिक प्रोटीन का पाचन होता है। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है, तो आप वहाँ पे आप किसका पढ़ोगे? कार्बोहाइड्रेट का पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य गुहा के अंदर होता है, और अब अपन कहेंगे यहाँ पर भी होता है। अब अगला जो हमारा जो एंजाइम है वो है एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। अब एमाइलेज क्या किसका पाचन करेगा? हमें पता है स्टार्च का, तो स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में है। ये किसमें बदलेगा? माल्टोज के अंदर। कौन सा एंजाइम?
एमाइलेज। उसके बाद में लाइपेज, हमें पता है लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। यहाँ पे जो वसा है वो पायसीकृत वसा है, ध्यान रखना। कल हमने पढ़ा था वसा सीधा जठरीय लाइपेज लिखा, क्या बना? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। लेकिन यहाँ पे वसा का क्या होगा? पायसीकरण हो गया। किसके कारण हुआ? हम कहेंगे पित्तरस के कारण। अब पायसीकृत वसा है किसमें? फैटी एसिड, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगला न्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आरएनएज और एक होता है डीएनएज। आरएनए का जो पाचन करेगा आरएनएज हो जाएगा, डीएनए का जो करेगा डीएनएज हो जाएगा। तो हम कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कोई भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए। फिर कौन सा? न्यूक्लियोजेज, न्यूक्लियोजेज। हमें पता है न्यूक्लिक अम्ल जब टूटेगा क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद में न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज। तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। और भी इसको बढ़ा सकते हैं आगे। किस क्या? न्यूक्लियोसाइडेज। तो अब अपन कहेंगे यहां पर जैसे न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर है तो अब अपन कहेंगे कि यहां पर नाइट्रोजनी क्षार वगैरह, नाइट्रोजनी क्षार है, ये आगे बन जाता है। नाइट्रोजनी क्षार है, फॉस्फेट समूह है जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है, और जो पेंटोस शर्करा होती हैं, तो ये इसमें अलग अलग हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है? ये न्यूक्लिक अम्ल भी हम कहेंगे आगे से ऐसे होते हुए उनके सरल जो यौगिक होते हैं, सरल यौगिकों के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से हम कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल बनता है। एक डीएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए का जो निर्माण होता है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें छोटी सी कई क्या होती हैं, उसमें क्या होते हैं? पेंटोस शर्करा होती है, फॉस्फेट समूह होता है और नाइट्रोजनी क्षार, प्यूरिन पिरिमिडिन, ये आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा? मतलब दो जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड। फिर अपन कहेंगे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करें। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि प्रोटीन का पाचन हो गया, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और न्यूक्लिक अम्ल। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये कहाँ होते हैं? ग्रहणी के अंदर होते हैं। अब ग्रहणी के बाद में शुद्रांत्र के अंदर पाचन, इलियम। अब हम कहेंगे भोजन का अधिकांश है वो पाचन हो चुका है,
इलियम में पाचन। अब यहां पर भी कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। पेप्टिडेज, इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, क्या और न्यूक्लिएज, ये एंजाइम है यहाँ पे बनते हैं। और एक ग्रहणी के अंदर एक इलेस्टेस एंजाइम भी आता है, अग्नाशय रस के अंदर होता है इलेस्टेस। नाम से हमें पता है जो इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, उन इलास्टिन तंतुओं के पाचन के लिए क्या पाया जाता है? इलेस्टेस पाया जाता है। अब हम कहेंगे ये जो पेप्टिडेज है, इरेप्सिन है, ये यहाँ क्या करेगा? जो प्रोटीन कुछ रह जाती हैं, प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, इनका पाचन करके क्या बनाएगा? अमीनो अम्ल। ठीक है, इरेप्सिन। उसके बाद में सुक्रेज। तो सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। तो हम कहेंगे सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। ठीक है, उसके बाद में माल्टेज एंजाइम, पेप्टिडेज हो गया, सुक्रेज, अब माल्टेज। यह माल्टोज जो बना स्टार्च के अपघटन से, तो माल्टोज को माल्टेज किसमें कन्वर्ट करेगा? हम कहेंगे ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज के अंदर। लैक्टेज एंजाइम जो दुग्ध शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा कौन सी? लैक्टोज। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे। और न्यूक्लियस, वही न्यूक्लिक अम्लों को किसमें? न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइडों को न्यूक्लियोसाइडों में। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि अब ये जो लास्ट है वो सारे के सारे आ गए। लाइपेज का भी अपन कह सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लाइपेज का भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइपेज भी लिख लो, लाइपेज वसा, तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे जो पाचन की प्रक्रिया मुख, गुहा, आमाशय, ग्रहणी और इलियम यहाँ तक पूर्ण हो जाती है। तो इसकी मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप जो है डाइजेशन, वो कंप्लीट होता है। अब हमें इससे निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ अब जो भोजन है
अब भोजन है वो किसके रूप में हो गया, ग्रहणी से जो निकला फिर आगे ये भोजन है वो काइल के रूप में, काइल, ठीक है। कई इसको चाइल्ड भी पढ़ते हैं, इसको चाइल्ड भी, तो बोलस फिर काइम और अब काइल। अब वापस रिमेंबर करना कि जब हमने शुरुआत में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, भोजन का घटक है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों पढ़े थे, ठीक है। उस टाइम मैंने क्या कहा था, ये सभी अपने जटिल यौगिकों के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर इतने सारे ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, इन एंजाइमों की उपस्थिति में ये टूटते हैं, सरल यौगिकों के अंदर आते हैं। जैसे ये डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड, सारे किस में आ गई, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो हम कहेंगे मोनोसैकेराइड में आ जाता है, कार्बो मोनोसैकेराइड का हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड होते हैं, स्टार्च है, मंड है, वो क्या पॉलीसैकेराइड है। अब वो पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसैकेराइड, और इसका उपयोग अवशोषण है वो किसके रूप में होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से काम है वो कौन आता है, ग्लूकोज। प्रोटीन का पढ़ा था, तो जैसे प्रोटीन टूटती है पेप्टोन्स के अंदर, प्रोटियोजेज है, फिर पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन लास्ट में क्या बनते हैं, एमिनो एसिड्स। ये इसकी अवशोषण योग्य यौगिक है। वसा है तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड या ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार अपन कहेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज किससे प्राप्त हुए, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से। एमिनो एसिड प्राप्त हुआ किससे, प्रोटीन से। और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल किससे प्राप्त हुए, वसा से। ये अवशोषण योग्य है। ये मुख्य जो तीन घटक हैं, इन तीनों घटकों का पाचन हो गया है। अब इनका अवशोषण होगा, तो मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप अवशोषण होता है, जो हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।